हेलो स्टूडेंट्स। पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर लिया था। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। तो चलिए रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। इसीलिए इसका एक नाम है आर इफेक्ट या इसे एम इफेक्ट कह सकते हैं। ये भी दो तरीके का होगा, प्लस आर माइनस आर या प्लस एम माइनस एम। लेकिन सबसे पहले रेजोनेंस समझना जरूरी है कि रेजोनेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। हम रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। रेजोनेंस है क्या, लिखिए। when all the properties of a compound cannot be described by a single structure but to describe them all we have to make two or more similar structures. Then those structures are known as resonating structures or canonical structures. And the phenomenon is known as resonance. मतलब किसी भी एक स्ट्रक्चर से कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। ये केस रेजोनेंस कहलाता है। और जितने भी स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे वो सारे स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहलाए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। बाय टेकिंग एग्जांपल वी कैन इजीली क्लियर इट। देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। अगर मैं कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर्स की बात करूं मेरे बच्चे, तो कार्बोनेट आयन ऐसे बनाए जैसे दूसरा तरीका है और तीसरा तरीका है
स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3, ये तीनों स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें हमको देखने से ये दिखाई दे रहा है कि एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, दो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड। तो अगर थ्योरेटिकली इस चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो थ्योरेटिकली मैं ये कह सकता हूँ कि इन सभी बॉन्ड्स में से कोई भी बॉन्ड डबल नहीं है और कोई भी बॉन्ड सिंगल नहीं। हर बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है और हर बॉन्ड में पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। ये थ्योरेटिकल जो है एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कभी इस ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल है, कभी इस ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल है और कभी इस ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल है। कभी ये दो बॉन्ड सिंगल हैं, कभी ये दो बॉन्ड सिंगल हैं, कभी ये दो बॉन्ड सिंगल। इसका मतलब पर्टिकुलर मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी एक बॉन्ड जो है डबल है और दो सिंगल है, क्योंकि डबल बॉन्ड लगातार अपनी पोजीशन क्या काम कर रहा है, चेंज कर रहा है। साइंटिस्ट ने इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक और स्ट्रक्चर बनाया था जिसका नाम था रिजोनेंस हाइब्रिड, और उसको उन्होंने इस तरीके से दिखाया था कि सारे के सारे बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर, सभी ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल, और इसको उन्होंने रेजोनेंस हाइब्रिड का। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें मैंने आपको अभी अभी बताई कि जब सभी बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, अगर मैं थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मुझे ये कहना पड़ेगा तीन बॉन्ड में से एक डबल है, हर एक स्ट्रक्चर, चाहे पहला देखो, चाहे दूसरा देखो, चाहे तीसरा देखो, तीन में से एक डबल। इसका मतलब जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो 1/3, और तीन बॉन्ड में से दो सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर जो है वो 2/3। तो थ्योरेटिकली मैं क्या कह सकता हूँ, इसको देखिए यहां से। फ्रॉम द above resonating structures, theoretically we can say that in carbonate ion each bond possesses 1/3 double bond character and 2/3 single bond character. जरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि the above theoretical explanation was further verified by experimental approach of calculating bond length.
and we found that all bonds in carbonate ion have identical bond length of 1.28 angstrom, which is in between the actual and pure bond lengths, that is carbon single bond oxygen having the bond length of 1.42 angstrom and carbon double bond oxygen having the bond length of 1.20 angstrom. कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो प्योर बॉन्ड लेंथ थी, यहाँ ये बात समझने वाली है और ये समझनी चाहिए बच्चों कि कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो प्योर बॉन्ड लेंथ थी वो 1.42 एंगस्ट्रॉम थी और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो प्योर बॉन्ड लेंथ पाई गई वो 1.20 एंगस्ट्रॉम थी. इट वाज कैलकुलेटेड. लेकिन जब कार्बोनेट आयन में हमने देखा तो कार्बोनेट आयन की बॉन्ड लेंथ न तो 1.20 थी और न ही 1.42 थी. कार्बोनेट आयन में सभी बॉन्ड्स 1.28 एंगस्ट्रॉन के पाए गए. इसका मतलब कार्बोनेट आयन में कोई भी प्योर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई भी प्योर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. कार्बोनेट आयन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अवेलेबल है और पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अवेलेबल है. इसका मतलब जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था कि देयर इज 1/3 डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये बात हमको सही दिखाई दी. दिस इज करेक्ट, क्योंकि प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पार्शियल. तो पार्शियल में 1/3, क्योंकि 3 में से एक ही बॉन्ड डबल है तो 1/3 डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और 2/3 सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अवेलेबल है. तो इसका मतलब जो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन हम लोगों को मिला, इट वाज वेरीफाइंग द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन. थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो साइंटिस्ट ने दिया था उसको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ने वेरीफाई किया और ये बताया कि देयर इज नाइदर एनी प्योर डबल बॉन्ड नॉर एनी प्योर सिंगल बॉन्ड. यहाँ पर पार्शियल पार्शियल कैरेक्टर हर एक में अवेलेबल है. यही कारण है कि कार्बोनेट आयन में के सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ 1.28 एंगस्ट्रॉन है. अगर कार्बोनेट आयन की बात हम करें तो कार्बोनेट आयन में 2 सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है. तो ऐसा भी कहा जा सकता था कि एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.20 होगी, बाद बाकी दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.42 होगी. यदि ऐसा होता तो कार्बोनेट आयन को किसी भी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन सत्यता में ऐसा नहीं था. कार्बोनेट आयन के सारे बॉन्ड एक ही बॉन्ड लेंथ के थे. तो न तो स्ट्रक्चर नंबर 1, न स्ट्रक्चर नंबर 2, न ही स्ट्रक्चर नंबर 3 कार्बोनेट आयन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है. कार्बोनेट आयन की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन सिर्फ स्ट्रक्चर नंबर 4 कर सकता है, जिसको कि हम लोगों ने क्या कहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड. Resonance hybrid is the actual and pure structure, while the resonating structures are pseudo structures. These are only possible on the plane of the paper. ये सिर्फ plane of the paper पर ही possible है. सिर्फ एक स्ट्रक्चर जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं वही प्योर स्ट्रक्चर है, वही सही स्ट्रक्चर है, वही पॉसिबल स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर नंबर 1 भी गलत है, स्ट्रक्चर नंबर 2 भी गलत है और स्ट्रक्चर नंबर 3 भी गलत है, क्योंकि स्ट्रक्चर नंबर 1 भी यही शो कर रहा है कि एक डबल बॉन्ड है 2 सिंगल बॉन्ड है. स्ट्रक्चर नंबर 2 भी यही शो कर रहा है एक डबल बॉन्ड है 2 सिंगल बॉन्ड है. और स्ट्रक्चर नंबर 3 भी यही शो कर रहा है कि एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं. तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर हम लोगों ने बताए, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर जिनको कि हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ये स्ट्रक्चर किसी काम के नहीं है. दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स.
ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। एंड द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं और वो प्लेन ऑफ द पेपर के अलावा कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है, उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे मैं इस बात को लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए। लिखिए, hence we can say that none of the resonating structure alone can explain all the properties of carbonate ion. Thus, these are hypothetical structures and are only possible on the plane of the paper and have no real existence. इनका खुद में कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। रियल एग्जिस्टिंग structure is only resonance hybrid. The only real existing structure is the resonance hybrid. तो यहां से ये बात समझ में आ गई कि जो ट्रू स्ट्रक्चर है, जो रियल स्ट्रक्चर है, जो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है, वो सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड ही एक्सप्लेन कर सकता है। बाद बाकी कोई भी स्ट्रक्चर जो है ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है, वो सिर्फ प्लेन ऑफ द पेपर तक ही काम करता है, आगे उसका कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए इनको हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स कहा। नेक्स्ट we are describing the conditions necessary for resonance. मैं हेडिंग डाल लेता हूं उसको बेटे। necessary conditions for showing resonance. कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो जरूरी है किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस शो कर। चलिए, नंबर फर्स्ट, एक वर्ड आप लोगों ने अधिकतर पढ़ा होगा जिस वर्ड का नाम है कॉन्जुगेशन। इस वर्ड को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। नंबर फर्स्ट, the compound must have conjugation. Either fully conjugated
और पार्शली कॉन्जुगेटेड, दोनों ही केसेस में रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। फुल कॉन्जुगेशन हो तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कंपाउंड पार्टली कॉन्जुगेटेड है, किसी एक पार्ट में कॉन्जुगेशन है, तो उसमें भी रेजोनेंस हो, कंपाउंड के उतने पार्ट में रेजोनेंस हो। द एटम्स involved in conjugation must be in same plane। इस चीज को समझिए बच्चों, जितने भी एटम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे वो सारे एक ही प्लेन में होंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्जुगेशन की बात कर लेते हैं। चलिए, तो पहली बात हम करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। There are 6 types of conjugation. There are 6 types of conjugations. Number A, pi to pi conjugation. इसको हम अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल लीजिए, ब्यूटा 1,3 डाई। अगर ब्यूटा 1,3 डाइन का एग्जाम्पल लें तो पाई सिग्मा पाई, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल। बेटा ये बॉन्ड यहां से ऐसे ब्रेक डाउन होगा और ये बॉन्ड यहां से ऐसे ब्रेक डाउन। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। अगर आपने इसको आगे की तरफ ब्रेक डाउन किया तो अगले वाले को भी आगे की तरफ ही ब्रेक डाउन करना। इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में एक ही चेन में फ्लो नहीं कर सकता। तो अगर इस टर्मिनल कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है तो बीच वाले पे निगेटिव आ रहा है, आगे वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, फिर टर्मिनल पे निगेटिव आ रहा है। तो बीच वाले ये जो कार्बन एटम है इसमें इस वाले पर निगेटिव आया और इस वाले पे पॉजिटिव आया, निगेटिव पॉजिटिव आपस में डबल बॉन्ड बना ले। तो जरा ध्यान से देखिए कॉन्जुगेशन क्या सिखा रहा है। कॉन्जुगेशन सिखा रहा है कि इस कार्बन पर थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और लास्ट वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या ये इसी स्टेज में बना रहेगा? नहीं, देखो साइन, देखो रेजोनेंस का साइन क्या है, आगे भी पीछे भी। इक्विलिब्रिया नहीं है ये, देखो इक्विलिब्रिया में 2 लाइन बनती है, दोनों पर आधा आधा एरो लगता है। रेजोनेंस में एक ही लाइन बनती है जिस पर पूरा पूरा एरो लगता है। मतलब ये पूरी तरीके से इसमें और ये पूरी तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट होना पॉसिबल है। जो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी उसमें ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा, जो फॉर्म कम स्टेबल होगी उसमें कम अमाउंट में फॉर्म होगा। तो ये तो बाद में देखेंगे कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कौन सा फॉर्म कम स्टेबल है, लेकिन इस कंपाउंड के ये 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पकड़े। अच्छा, नंबर बी, पाई टू पॉजिटिव चार्ज। पहला है पाई टू पाई, दूसरा है पाई टू पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दो, ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH है,
सिंगल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है, पाई से पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन है, इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो अपने आप सोचो बगल वाले कार्बन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बॉन्ड कैसे, हिट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी, ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा और बगल वाले कार्बन पे निगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव था, इसका निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, इसका निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ डबल। देखो देखने से दो एक चीजें पता चल रही हैं जो यहाँ पे हमको लिख लेनी चाहिए। क्या चीज, देखने से यहाँ पर ये पता चल रहा है कि इसके जो दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये नॉन आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं। और इसके जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये आइडेंटिकल। देख लो दोनों बिल्कुल एक जैसे। तो ये बात आपको यहीं पे समझ, आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल एक जैसे। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बाद एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहले वाले स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं था, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में चार्ज, पहले वाले स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड थे, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में 1 ही पाई बॉन्ड, तो ये नॉन आइडेंटिकल। 2 हो गए बेटा। अब देखिए थर्ड, पाई टू नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ निगेटिव है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब ये बॉन्ड इस तरीके से टूटे, तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाए, इस कार्बन का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये भी आइडेंटिकल। चौथा क्या है, पाई टू लोन पेयर। एलपी मतलब क्या होता है, लोन पेयर। अल्टरनेट पोजीशन देखिए, एक पाई और उसके बाद एक सिग्मा और फिर लोन पेयर। इसको विनाइल एल्कोहल कहते हैं, इसमें रिजोनेंस है। होगा क्या, ये अपना लोन पेयर आगे डोनेट कर देगा, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो आगे की तरफ है तो इस बॉन्ड को आगे की तरफ ही टूटना पड़ेगा, इसका पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बना ले, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इस कार्बन पे तो नेगेटिव आ गया, इस CH और इस OH के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसलिए ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों स्ट्रक्चर भी नॉन आइडेंटिकल, ऊपर वाले क्या थे आइडेंटिकल, नीचे वाले क्या है ये नॉन आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पांचवा, पाई टू फ्री रेडिकल। ध्यान से देखिए, अगर फ्री रेडिकल ऑलरेडी चेन में प्रेजेंट है तो आपको दिखाई दे ही जाएगा, और उस केस में पाई टू फ्री रेडिकल का रेजोनेंस, और यहाँ होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज ना होके, सॉरी हिट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज ना होके होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलिसिस हो,
हाफ एरो से दिखाएंगे या डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। इसका फ्री रेडिकल इसके फ्री रेडिकल के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, और ये भी आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। इस पे फ्री रेडिकल और यहाँ CH और यहाँ डबल बॉन्ड के पास CH2H। सिक्स्थ, लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। इसको बैक बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बैक बॉन्डिंग की बात की जाए तो आपको मालूम है बैक बॉन्डिंग काफी ताकतवर होती है, और मैं ये भी कहूंगा लोन पेयर से पॉजिटिव चार्ज का जो कॉन्जुगेशन है वो सबसे ज्यादा ताकतवर कॉन्जुगेशन। जैसे देखो CH3 CH पे पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, दिखाई दे रहा है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को डोनेट कर दिया जाएगा, और यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड O पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा। ये एक्चुअल रेजोनेंस है और ये सबसे ज्यादा ताकतवर कॉन्जुगेशन है। तो ये मैंने आपको 6 टाइप के कॉन्जुगेशंस अभी समझा। इसमें कॉन्जुगेशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं, जितने भी एटम टेक पार्ट कर रहे हैं वो सारे एक ही प्लेन में हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का निगेटिव पॉजिटिव इनके साथ जो कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, इसका एक नाम और है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक वर्ड और पढ़ेंगे जिस वर्ड का नाम है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है डीलोकलाइजेशन? तो बच्चों हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इसका सेंस क्या है, क्या कहना चाहता है डीलोकलाइजेशन से, इसको समझिए। हम लोग बात करने जा रहे हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। Let us consider the first example, buta-1,3-diene. अगर buta-1,3-diene की बात की जाए तो जरा ध्यान से देखिए, ये 4 कार्बन एटम हमारे पास अवेलेबल, और इन 4 कार्बन एटम में चारों के चारों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सारे इन्वॉल्व हैं रेजोनेंस में, इसलिए सारे एक ही प्लेन में अवेलेबल है। बेटे जरा ध्यान से देखिए, इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, इस कार्बन में भी 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इस कार्बन के भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन जो नेक्स्ट वाली बात की जा रही है वो जरा ध्यान देना, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक p ऑर्बिटल जो है अवेलेबल है प्योर स्टेट, तो 3 तो हाइब्रिड ये बॉन्ड बना रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड, और एक p ऑर्बिटल ये प्योर p ऑर्बिटल यहां पर अवेलेबल, यहां पर भी एक प्योर p ऑर्बिटल अवेलेबल है।
यहां पर भी एक प्योर p ऑर्बिटल अवेलेबल है, यहां पर भी एक प्योर p ऑर्बिटल अवेलेबल। बेटा ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में पार्शियल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना। अगर यहां पर बात की जाए तो ये दोनों भी आपस में पार्शियल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना। ठीक है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है? सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो ओवरलैप नहीं करेगा क्या? कलर चेंज करता हूं, ध्यान से देखो। क्या सेकंड और थर्ड कार्बन का p ऑर्बिटल ये इधर से ओवरलैप नहीं कर सकता क्या? क्या ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है? यस और नो? अनमोल, दिस sir. ओवरलैपिंग इज पॉसिबल और नॉट? Yes, sir. साक्षी, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है? सर मुझे एक बार दोबारा से बता सकते हो, आपने क्या बताया ये सारा? मैं कह रहा हूं कि 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, हाँ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2। एक p ऑर्बिटल बच गया या नहीं बच गया? sp2, एक s और 2 p तो हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट कर, तो एक p ऑर्बिटल बच गया या नहीं बच गया? ये प्योर p ऑर्बिटल बचा या नहीं बचा? p में तो 3 होते हैं ना बेटा, तो एक s और 2 p हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर, तो एक प्योर p ऑर्बिटल बच गया या नहीं बच गया? कार्बन यस में सर। 2s था, कार्बन में जिसमें एक ऑर्बिटल, कार्बन में 2p था जिसमें 3 ऑर्बिटल था। अब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये इन्वॉल्व हो गया, ये इन्वॉल्व हो गया और ये इन्वॉल्व हो गया। इन तीनों ने इन्वॉल्व होके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। तो ये वाला p ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व नहीं हो पाया ना, तो दिस इज प्योर p ऑर्बिटल, दिस इज प्योर p ऑर्बिटल। वो बच गया? बच गया नहीं बच गया? Yes, sir. अब इस कार्बन में एक प्योर p ऑर्बिटल इसमें बचा, एक प्योर p इसमें बचा, एक प्योर p इसमें बचा, एक प्योर p इसमें बचा। अगर ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इन दोनों कार्बन एटम में पाई बॉन्ड बन रहा है, तो मैंने यहाँ पाई बॉन्ड ब्लू कलर में बना दिया। लास्ट वाले दोनों कार्बन में पाई बन रहा है, मैंने यहाँ पे भी पाई बॉन्ड बना दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो जो है डंबल शेप्ड है, मतलब एक एक ऊपर गोला है और एक नीचे गोला, इस तरीके से एक ऊपर है एक नीचे है, डंबल शेप। तो डंबल में तो जितना इस साइड निकलेगा उतना इस साइड निकलेगा। तो अगर फर्स्ट और सेकंड p ऑर्बिटल आपस में लेटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं, तो सेकंड और थर्ड क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सर बिल्कुल करेंगे। हाँ, थर्ड और फोर्थ वो तो कर ही रहे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सारे p ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, जितने भी सेम प्लेन में हैं सारे ओवरलैपिंग शो कर। देयर इज ए साइमल्टेनियस ओवरलैप। देखो मैं ब्लू भी बना देता हूँ, ये रेड तो मैंने बना दिया हर तरफ। नाउ अब मैं जो प्योर रेड था उसमें थोड़ा ब्लू की डिजाइनिंग करता हूँ, प्योर रेड में मैं ब्लू की डिजाइनिंग करता हूँ। ये मतलब सारे p ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसा पीछे दिखाया गया था। पीछे क्या दिखाया गया था जरा ध्यान से देखिए। पीछे ये दिखाया गया था पहला वाला कि ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, बीच में पाई बॉन्ड बना, किनारे पर पॉजिटिव और निगेटिव आ गया, यही तो दिखाया गया था। क्या ऐसा हो रहा है क्या? क्या बॉन्ड टूट रहा है क्या? क्या पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भाग रहा है क्या? नहीं। डीलोकलाइजेशन का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का भागना नहीं होता, डीलोकलाइजेशन का मतलब पाई बॉन्ड का टूटना भी नहीं होता। इसका मतलब न तो कोई पाई बॉन्ड टूट रहा है न इलेक्ट्रॉन कहीं भाग रहा है। देयर इज ए साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग in all the p orbitals which are pure.
जितने भी प्योर पी ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग हो रही है, जिसको कि हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? इट इज simultaneous overlapping of pure p orbitals। जो प्योर पी ऑर्बिटल्स हैं उनकी साइमल्टेनियस जो ओवरलैपिंग हो रही है उसी को हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो यहां से ये बात भी क्लियर हो गई कि जो हम लोग पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन करके दिखा रहे थे, जो हम ये बता रहे थे कि पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, दूसरा फिर जो है दो के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, ऊपर जो कुछ भी हम लोगों ने दिखाया, जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायर्ड था, वो झूठ था। दैट इज द रीजन। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद में एक झूठ है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है? जो झूठ। हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है? जो पॉसिबल ना हो। इसका मतलब कोई बॉन्ड की ब्रेकडाउन, तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्यों दिखा रहे हैं? क्या कारण है? प्रॉब्लम ये है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। हम समझाएं कैसे रिजोनेंस को, कैसे हम रिजोनेंस हाइब्रिड तक आए, उसका रास्ता यही। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल नहीं है, सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल हैं। लेकिन बिना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाए हम रेजोनेंस नहीं शो कर सकते, इसीलिए ये रिक्वायर्ड जरूर है, बट आर हाइपोथेटिकल रिक्वायर्ड है। मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है दैट इज ओनली वन विच इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। चलिए, तो ये तो हमारी बात हम समझ में आ गई, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग। मैं इस तरीके से भी बता सकता हूं बच्चों कि अगर जैसे कोई बहुत सारे देशों का, मैं मान लेता हूँ न्यू दिल्ली में, हमारे कैपिटल में बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री आए हुए हैं और उनका कोई सम्मेलन हो रहा है, तो सब देशों के झंडे जो है उस मीटिंग हाउस के बाहर लगाए जाते हैं। अब मान लो हवा उड़ने लगे तो क्या होगा? सारे झंडे एक दूसरे से टकराने लगेंगे या नहीं टकराने लगेंगे? दिस इज द केस ऑफ डीलोकलाइजेशन। सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, सारे के सारे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक बॉन्ड टूट रहा है दूसरा बन रहा है, एक टूट रहा है दूसरा बन रहा है। हाँ, दिखाने का और कोई तरीका नहीं है, इसलिए हमको बॉन्ड ब्रेकिंग दिखानी पड़ेगी। लेकिन सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है दैट, मतलब जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन समझना चाहते हैं बच्चे, वो ये समझें कि देयर इज ए साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग ऑफ द प्योर पी ऑर्बिटल्स। अधिकतर मैंने देखा है कि बच्चे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जब कभी पूछा जाता है तो कहते हैं सर पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। न तो भैया घूम रहा है, न कोई भाग रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकता, उसके पहिए थोड़े लगे जो वो घूम रहा है। तो इस बात को समझिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज द साइमल्टेनियस ओवरलैप ऑफ द पी ऑर्बिटल्स, एंड दोस पी ऑर्बिटल्स या पी ऑर्बिटल्स ऑफ दोस एटम्स व्हिच एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन। यही कारण है कि जो रेजोनेंस है वो तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल प्लेनर हो। अगर पूरा मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, और अगर किसी एक पार्ट में रेजोनेंस है, तो जितने एटम्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सेम प्लेन। जैसे एक मैं अगर एक क्वेश्चन दूं, जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए। कि क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस resonance is possible? इनमें से किस केस में रेजोनेंस पॉसिबल है? नंबर पहला, अब रेजोनेंस देखने के लिए आप लोगों को कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा। नंबर दूसरा,
नंबर तीसरा, नंबर चौथा, बोथ ए एंड बी। रेजोनेंस देखने के लिए आपको कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा, किसमें कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। नंबर पहला स्ट्रक्चर बेंजीन है, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन पाई टू पाई अवेलेबल है पूरे के पूरे जो है रिंग में, और यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर रिंग 6 या 7 एटम्स की है तो वो, और सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो वो प्लेनर होगी। 7 से ज्यादा एटम्स की है तो नहीं कहा जा सकता वो प्लेनर होगी या नहीं होगी, लेकिन 6 और 7 एटम्स की फुल कॉन्जुगेटेड रिंग प्लेनर, तो यहाँ रेजोनेंस है। अच्छा, बी वाले में देखिए, पाई सिग्मा पाई, पाई कॉन्जुगेशन तो है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक के एटम्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व, 4 एटम, ये जो 4, ये तो sp3 है, क्योंकि पाई सिग्मा पाई के बाद सिग्मा 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 है, तो आगे रिजोनेंस नहीं है, लेकिन इतने में तो रिजोनेंस है। पाई सिग्मा पाई, इतने में तो रिजोनेंस, तो क्या बी में रिजोनेंस है? हाँ, बी में भी रिजोनेंस, हाँ पूरे में नहीं है, एक पार्ट में। अच्छा, सी में देखिए, सी में कोई कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है? 6 में से कोई भी दिखाई दे, पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, नहीं भैया, इसमें कोई रिजोनेंस नहीं दिखाई दे रहा हमको, इसीलिए सी में रिजोनेंस नहीं। तो रिजोनेंस होल में भी हो सकता है, रिजोनेंस एक पार्ट में भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेजोनेंस इज पॉसिबल इन बोथ ए एज वेल एज इन बी, बट नॉट पॉसिबल इन डी। तो इस बात को समझिए कि जरूरी नहीं है कि रेजोनेंस सारे सब में, जैसे ही रेजोनेंस का नाम आता है बच्चों के दिमाग में बेंजीन रिंग के अलावा कुछ नहीं घूमता, ये गलत है। ऊपर जितने भी मैंने एग्जाम्पल आपको 6 कॉन्जुगेशन के बताया, उसमें कहीं पर भी मैंने बेंजीन रिंग का इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि रेजोनेंस बोलते ही बच्चा बेंजीन समझ लेता है। नहीं, बेंजीन एरोमेटिक करेक्टर है, वहां रेजोनेंस नहीं है। एरोमेटिक करेक्टर क्या होता है? वो रेजोनेंस से लिंक्ड है, आगे बताया जाएगा, लेकिन रेजोनेंस और एरोमेटिक करेक्टर दोनों अलग अलग चीज है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है, ये हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और देता हूं, क्वेश्चन यही, ठीक है ना, क्वेश्चन इज सेम सेम, ऑप्शन चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन तो सेम। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। जरा ध्यान से देखिए, क्या आप में से कोई इसका आंसर बता सकता है मुझे? all of these Yes, sir, सब में ही हो रहा है। वेरी गुड। सब में ही हो रहा है सर। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव पॉजिटिव पाई, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है। आगे आ जाइए, बी, कहीं से भी शुरू करते हैं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा निगेटिव सिग्मा
पाई, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन। सी, शुरू करते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के आगे अगर आप आगे बढ़ गए तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, आगे मत बढ़ो, पीछे आ जाओ। पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो इसमें भी पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन। आधा इधर से आधा इधर से, ब्रिज के फॉर्म। भाई ये पाई है, एक बार इधर से जाओ पाई सिग्मा पॉजिटिव, एक बार नीचे से जाओ पाई सिग्मा पॉजिटिव, पूरी रिंग बन गई या नहीं? और कोई कार्बन तो है नहीं, इसमें भी पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने 6 तरीके के ऊपर के कॉन्जुगेशन ध्यान रख लिए तो आप रेजोनेंस निकाल पाओगे, कहां कहां रेजोनेंस पॉसिबल है। एंड द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। Important points regarding resonating structures and resonance. रेजोनेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर फर्स्ट, द resonating structure having greater number of covalent bonds is more stable than other one। इसी चीज को दूसरे वर्ड्स में लिखा जा सकता है कि द अनचार्ज्ड resonating structure is more stable than charged resonating structure। ऐसे बना दूं, रेजोनेंस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बेटे अगर मैं इनको ध्यान से देख के बनाऊं, देखने से पता चल रहा है कि पहला वाला स्ट्रक्चर अनचार्ज है और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में चार्ज है। ये वाला स्ट्रक्चर अनचार्ज है और दूसरा वाला स्ट्रक्चर चार्ज है। दो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दूसरी बात यह है कि इस स्ट्रक्चर में कितने कोवेलेंट बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 डबल बॉन्ड 4, फिर एक हाइड्रोजन के साथ 5, फिर एक 6, एक 7, 8, 9, 10, 11। देयर आर
11 कोवेलेंट बॉन्ड्स, सारे गिनेंगे जितने भी पॉसिबल इसमें दिखाई दे रहे। अच्छा, इसमें कितने, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 कोवेलेंट बॉन्ड्स। जरा ऊपर वाला जो है, जो मैंने रूल लिखा है वो पढ़िए। अनचार्ज इज मोर स्टेबल देन चार्ज। दूसरा मैंने बताया, इसी को कह सकते हैं कि द स्ट्रक्चर हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल देन द अदर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसको लेस स्टेबल। वैसे दोनों ही हाइपोथेटिकल हैं, लेकिन रेजोनेंस समझने के लिए, रेजोनेंस समझाने के लिए ये जरूरी है कि इनके बारे में जानकारियां हो आपके पास। तो ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं, उसके लिए मैं एक नोट लिख देता हूं नीचे, आप लोग ध्यान से देखिए क्यों निकाल, क्या कॉज क्या। द मोर स्टेबल resonating structure is also more contributing structure towards resonance hybrid। कंट्रीब्यूटिंग मतलब योगदान, कितना पार्ट इन्वॉल्व है उसका। जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा या जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। जिस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उस स्ट्रक्चर की वैलिडिटी या प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अगर हम कोई बॉन्ड लेंथ निकालें, तो अगर हम कोई बात करना चाहें, उस स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी निकालना चाहें, तो मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से निकालनी पड़े। लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की बात नहीं मानी जाएगी। ये जरूर है कि दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर 100% सही नहीं, लेकिन जो मोर कंट्रीब्यूटिंग है, जैसे मान लो एक का कंट्रीब्यूशन 70% है और एक का कंट्रीब्यूशन 30%, तो जो 70% कंट्रीब्यूशन वाला स्ट्रक्चर है उसकी बात मानी जाएगी और उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे देखो, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग जिससे आपको समझ में आएगा। मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। If X and Y are the bond lengths in given structure, स्ट्रक्चर हमने ये दे रखा, यहां से यहां तक की बॉन्ड लेंथ को मैंने x मान रखा है, एंगस्ट्रॉन मान लो, पिकोमीटर मान लो, मैं यूनिट की बात कर रहा, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, इतना ध्यान। और इसको मैंने y मान रखा, ठीक है ना। मैं y वैसा ही बना देता हूं जैसा उधर बना हुआ है। x एंड y, तो वो ये कहना चाहता है कि if x and y are the bond lengths in the given structure, then find out the correct option about bond length।
पहला ऑप्शन दे रखा है x इज इक्वल टू वाई, दूसरा ऑप्शन दे रखा है x इज ग्रेटर देन वाई, तीसरा ऑप्शन दे रखा है x इज लेस देन वाई, और चौथा ऑप्शन दे रखा है, ये वाई एक ही तरीके का बनाना, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर जाओ, अलग अलग तरीके का वाई बना के नहीं दिखाऊंगा, वाई एक ही तरीके का बनेगा, जहाँ वाई वाई वाई, और डी वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है कांट बी प्रेडिक्टेड, नहीं बता सकते। सर ए। बेटा मैक्सिमम बच्चों का आंसर ए है, आपका अकेले का नहीं, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे आप, ध्यान दो। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका तुरंत रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया जाएगा, जो तुम जानते, बनाए बी ए का आंसर। ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, और CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। आप जानते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर मोर कंट्रीब्यूटिंग है, मोर स्टेबल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अभी अभी हमने समझा है। तो जो इसका आंसर दिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर दिया गया, इसकी बात ही नहीं की। क्या दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है? जी नहीं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ए आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए तब तक नहीं हो सकता जब तक सारे स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट न हो। कार्बोनेट आयन में सारे स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट थे, इसलिए सारी बॉन्ड लेंथ सेम थी, लेकिन यहां ये दोनों स्ट्रक्चर नॉन इक्विवेलेंट हैं, तो यहां किसकी बात मानी जाएगी? पहले वाले स्ट्रक्चर की मानी जाएगी, लेस स्टेबल की नहीं मानी जाएगी। हाँ ये जरूर है कि कोई भी प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं होगा और कोई भी प्योर डबल बॉन्ड नहीं, फिर भी पहले वाले स्ट्रक्चर में X डबल बॉन्ड है और Y सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब X में डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी और Y में सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। हाँ मैं कहूं कि X इज ए प्योर डबल बॉन्ड, ये बात बिल्कुल गलत है, X प्योर डबल बॉन्ड नहीं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी डबल बॉन्ड की Y में भी आएगी, लेकिन फिर भी X में डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी ज्यादा हो, जिसमें डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी वो छोटा, और Y में सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी तो Y बड़ा, तो X छोटा होगा और Y बड़ा होगा, क्योंकि X यहाँ पे डबल बॉन्ड शो हो रहा है, इसमें डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी, Y यहाँ सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है तो Y। अब आप कहोगे सर इसमें देखो तो Y डबल बॉन्ड, तो इसको देख ही क्यों रहे हो, ये तो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, मैंने अभी अभी बताया कि लेस स्टेबल स्ट्रक्चर की बात ही नहीं की जाएगी। आंसर सी होगा। तो व्हाट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट सी। ऑप्शन, ठीक है ना? तो सर आपने Yes, sir. मतलब जो वो ज्यादा स्टेबल है इस वजह से उसके हिसाब से देखा ना। बस जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके हिसाब से, क्लियर? अच्छा ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट लिख देता हूं, इफ बोथ या ऑल द resonating structures are identical, मतलब सेम, then all bonds involved in resonance will have same bond length. अगर सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम हैं, जैसे कि क्वेश्चन तो वही है, मैं लिख देता हूं यहां पर CH3C O पर निगेटिव, डबल बॉन्ड O, और मैं ये कह देता हूं कि इस केस में जो बॉन्ड लेंथ्स हैं, कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो X एंगस्ट्रॉन,
और कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो y एंगस्ट्रॉम। तो इफ x and y are bond lengths, then find out correct option। ठीक है ना, छोटा सा एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना। और ए वाला पार्ट में कह रहा हूं x इज इक्वल टू वाई। थोड़ा सा इधर लिखता हूं, थोड़ा इधर लिखता हूं, ठीक है ना। ए वाला पार्ट में कह रहा हूं x इज इक्वल टू वाई। बी वाला पार्ट में कह रहा हूं x इज लेस देन वाई। सी वाला पार्ट में कह रहा हूं x इज ग्रेटर देन वाई। डी वाला पार्ट में कह रहा हूं नन ऑफ दीज। सर x इज इक्वल टू वाई, वेरी गुड। क्योंकि आइडेंटिकल है ना स्ट्रक्चर, वो बनेंगे आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। जरा मैं एक बार इसको बना देता हूँ। यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस है, पाई सिग्मा निगेटिव। जो कॉन्जुगेशन है वो इसमें, इस ऑक्सीजन, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन, मतलब ये जो CH3 है ये रेजोनेंस के बाहर, सिर्फ इतने ही पार्ट में रेजोनेंस है। तो अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन का पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन का नेगेटिव है, डबल बॉन्ड बना लेगा। मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। ऊपर वाला बॉन्ड डबल हो जाएगा, नीचे वाला बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और उस पर एक नेगेटिव चार्ज। क्या स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, ये जो दो, इसके अलावा तो कोई स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, दोनों आइडेंटिकल हैं? जी हाँ। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 50-50%। 50% इसका कंट्रीब्यूशन होगा, 50% इसका कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो जितने भी इन्वॉल्व्ड बॉन्ड हैं वो सारे सेम बॉन्ड लेंथ के हो जाएंगे। तो ये आप लोगों ने निकाल ही लिया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द x विल बी ऑफ सेम बॉन्ड लेंथ एज दैट ऑफ द y। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन वही है, इफ x and y are bond lengths, then find out the correct option। एक स्ट्रक्चर है ये, डबल बॉन्ड O OH, और इस केस में मैं ये दिए दे रहा हूं कि यहां से यहां तक की बॉन्ड लेंथ बच्चों x है और यहां से यहां तक की बॉन्ड लेंथ बच्चों y है। ऑप्शन ए वही है, x इज इक्वल टू y। बी है x इज लेस देन y। सी है x इज ग्रेटर देन y। और डी है ऑल ऑफ दिस। यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो रेजोनेंस डेवलप हो रहा है वो पाई सिग्मा लोन पेयर का डेवलप हो रहा है, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा बेटा, और सर ये इसका लोन आंसर भी ए है क्या? इस कार्बन, नहीं इसका सर आंसर x इक्वल टू O पे नेगेटिव आएगा, डबल बॉन्ड OH आएगा, और इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्जेस। अब जरा ध्यान से बी देखो, आएगा बी। ये तो नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन, और इसमें ये वाला ज्यादा Yes, sir. स्टेबल है क्योंकि अनचार्ज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? x छोटा होगा, y बड़ा होगा। ये मैंने आपको आज कुछ